एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं, हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है किसका, आर्सेनस सल्फाइड का। तो अब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या है। मैं यहाँ पे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दे के रिएक्शंस कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें पहले डिस्कस करना ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। फिर उसके बाद हम लैब में चलेंगे, परफॉर्म करेंगे, लास्ट में फिर आप देखेंगे कि कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है, और इसमें एक वर्ड होता है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब मैंने लिख दिया स्कैटर, प्रागंदा, मुंतशिर, फैला हुआ। डिस्ट्रीब्यूट आर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, मतलब किसी एरिया के अंदर किसी चीज़ या छोटे छोटे पार्टिकल का फैल कर रहना, उसको कहते हैं डिस्पर्स, फैल के रहना। डिस्पर्स्ड फेज़ मतलब अब वो जो पार्टिकल्स हैं किसी एरिया में वो फैले हुए हैं, उससे वो एक फेज़ बना रहे हैं जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज़ कहेंगे। डिस्पर्स फेज़ मीन्स द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ इन द डिस्परिंग मीडियम, मतलब एक मीडियम होगा जिसमें वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जो है वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल फैले हुए होंगे। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स के साइज़ की बिना पर किसी को कोलाइडल कहते हैं पार्टिकल्स को, किसी पार्टिकल्स को सस्पेंशन पार्टिकल, तो इसी तरह। तो इसकी एग्जांपल देखें, मिसाल के तौर पे अगर हमारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जाहिर सी बात है इनका भी कोई साइज़ होता है, तो वो जब डस्ट उड़ती है तो हवा में एक गुबार सा बन जाता है। तो डस्ट जो हवा में गुबार की बनाती है, तो उस डस्ट के बिखरे हुए पार्टिकल्स को कहते हैं डस्ट फेज़। लेकिन उसमें एयर जो होती है वो क्या होती है, मीडियम होता है। इसी तरह आप ब्लड को देख लें कि खून के अंदर सॉलिड पार्टिकल जैसा कि रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो बनाते हैं एक डिस्पर्स फेज़, मतलब ये जो बिखरे हुए खून के अंदर दौड़ रहे होते हैं, इससे एक फेज़ बनती है जिसको हम डिस्पर्स फेज़ कहते हैं। डिस्पेरियन मीडियम, जिसके अंदर वो बिखरी हुई चीज़ पड़ी हुई होगी या फेज़ बना रही होगी, उस मीडियम को हम डिस्पेरियन मीडियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लड हो गया, और ब्लड के मतलब जो फ्लूइड होगा उसका इनके अलावा जो कैरी इनको करके ले जाएगा वो डिस्पेरियन मीडियम होगा। द मीडियम इन विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, मतलब ये पार्टिकल्स बड़े साइज़ के होते हैं थोड़े, लेकिन इतने नहीं होते कि उनको आम आँख से भी देखा जा सके। तो अच्छा, अब डिस्पेरियन मीडियम में क्या है, द डिस्पेरियन मीडियम इन विच द कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड। तो इसकी एग्जांपल है स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन के अंदर आपने देखा होगा कि ये अक्सर कपड़ों को लगाने के लिए हम जो स्टार्च यूज़ करते हैं उसको पानी के अंदर पहले बॉयल करते हैं, फिर उसको, क्योंकि पानी के अंदर सोलेबल या अच्छी तरह से नहीं होता, तो उसको बॉयल करके जो है सोलेबल किया जाता है। तो वो उससे जो एक सोल्यूशन बनता है वो हमारा बेसिकली कोलाइडल सोल्यूशन होता है। तो वो वाटर में अगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वाटर उसका क्या होगा, डिस्पेरियन मीडियम होगा, और जो स्टार्च के पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे वो डिस्पर्स फेज़ बनाएंगे उसके अंदर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ वन इन विच अ डेफिनेट सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एज अ डिस्पर्स फेज इन अनदर सब्सटेंस, मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल, किसी सब्सटेंस के छोटे पार्टिकल फैले हुए होते हैं किसी फेज़ के अंदर, किस सूरत में, एज अ डिस्पर्स फेज़ की सूरत में दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है। और दूसरा सब्सटेंस जिसमें वो फैले होते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्पेरियन मीडियम। मिसाल के तौर पे अब इसमें हम वाटर ले रहे हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना है, इसमें हम वाटर ले लें तो वाटर हमारा डिस्पेरियन मीडियम होगा। साइज़ उनका क्या होता है, साइज़ रेंज क्या होती है? इनका साइज़ होता है 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड कैन बी सीन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, मतलब हम आम आँख से नहीं देख सकते, इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बाकी ये है कि इससे कलर वगैरह जो है वो चेंज हो जाए तो उससे हमें पता लग जाता है कि इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये कलर सोल्यूशन के चेंज है, लेकिन हम पार्टिकल नहीं देख सकते। पार्टिकल देखने के लिए हमें इस सोल्यूशन के अंदर, कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का जो कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं इनको हम एज अ सोल कहते हैं। दो बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास मीडियम जिसके अंदर वो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बना हुआ है वो वाटर है तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोसोल्स और समटाइम्स एक्वासोल्स। अगर पानी के अंदर है तो उसको हाइड्रोसोल्स या एक्वासोल्स कहते हैं। अगर अल्कोहल के अंदर हमने सोल्यूशन बनाया है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स डाले हैं और अल्कोहल के अंदर डाल के उसको मिक्स किया है तो कोलाइडल सोल्यूशन बना है, तो वो अल्कोहल वाला कहलाएगा अल्कोसोल। तो अब इसमें बेसिकली हमारे पास रिएक्शंस क्या होते हैं? सोल्यूशन बनाना है आर्सेनिक क्लोराइड का सोल्यूशन। आर्सेनिक क्लोराइड का सोल्यूशन कैसे बनाना है वो मैंने आपको वीडियो में बता देना उधर। और फिर हमने ऐसा करना है कि आयरन सल्फाइड और H2SO4 का रिएक्शन करवाना है, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी और इस गैस को पास करवाना है आर्सेनिक क्लोराइड के सोल्यूशन से। तो जब हम इस गैस को इससे पास करवाएंगे तो हमारे पास आर्सेनस सल्फाइड का कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा और साथ में HCl, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन होगा। प्रिंसिपल इसमें क्या है, जब हम व्हेन वी पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फ्रॉम आर्सेनिक क्लोराइड
सोल्यूशन, मतलब आर्सेनिक क्लोराइड का सोल्यूशन प्रिपेयर किया, इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाई, तो अ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इज फॉर्म्ड, द सोल्यूशन टर्न्स येलो। अब जो सोल्यूशन बनता है उसका कलर येलो हो जाता है, इसका मतलब हमें पता लग जाता है कलर येलो हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये कोई कोलाइडल सोल्यूशन बन गया है। लेकिन इतना ऐसा नहीं होता कि हम उसमें देख भी लें कि ये पार्टिकल यहाँ पे घूम रहे हैं, इसकी वजह से इसका येलो कलर है, इस तरह नहीं होता। यह कि ओवरऑल कलर हमें पता लग जाता है। ठीक है, वो किस वजह से होता है येलो कलर, वो आर्सेनिक सल्फाइड की वजह से येलो कलर होता है। ये मैंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर दिया है इसकी, कि हम असल में ये बेसिकली रिएक्शन करवाते कैसे हैं। हमने ये अपरेटस लेना है, इस अपरेटस के ऊपर से ये पहले इसके अंदर ये फ्लास्क है हमारे पास, इसके अंदर हमने आयरन सल्फाइड के पीसेस डाल देने हैं, और फिर ऊपर से हमने H2SO4 का 20% सोल्यूशन डालना है। तो जैसे सोल्यूशन इधर से आएगा तो यहाँ से मूव करता हुआ इसके अंदर आएगा, वो आयरन सल्फाइड के जो पीसेस होंगे उनके साथ रिएक्शन करेगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, यहाँ पर रिएक्शन होगा। अब इधर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो बनेगी, आप सोच रहे हैं कि शायद ऊपर निकल जाए, ऐसे नहीं है, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ से नहीं निकल जाएगी, हमने इसका सही तरह से बंदोबस्त किया हुआ है। तो इसको हमने सिर्फ रास्ता सिर्फ ये वाला दे दिया है कि यहाँ से इसने जाना है पाइप के थ्रू, और पाइप के थ्रू इधर जब जाएगी तो आगे इसको सोल्यूशन मिल जाएगा, और सोल्यूशन कौन सा है, ये आर्सेनिक क्लोराइड का सोल्यूशन है। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसने जैसे ही पहुँचना है तो रिएक्शन कर देना है, और रिएक्शन जल्द से ही करेगी तो हमारे पास सोल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा। और वो कैसे येलो कलर इंडिकेशन होगी कि हमारे पास पहले सोल्यूशन का कलर वाइट होगा और येलो होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये आर्सेनिक सल्फाइड के पीपीटी बन गए हैं, इसी वजह से सोल्यूशन का कलर येलो होगा। और इसी टाइम स्मेल भी आती है, क्योंकि थोड़ी सी गैस किसी न किसी जगह से लीक हो जाती है और स्मेल आती है, रोटन एग लाइक स्मेल। तो ये बात आप याद रखनी है कि अगर आपको इस तरह की स्मेल आई तो इसका मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। प्रोसीजर मैंने आपको वीडियो में बता देना है, लास्ट में प्रिकॉशंस हैं। ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो आर्सेनिक सल्फाइड का जो सोल्यूशन बना है ना, ये हमारे पास नेगेटिव सॉल है, मतलब नेगेटिव सॉल सोल्यूशन है। तो अब इसकी प्रिकॉशंस में ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है हमने आहिस्ता से पास करवानी है। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो हमने यूज़ करना है जो कैटाइन से फ्री हो, मतलब उस वाटर के अंदर कोई कैटाइन ना हो। अब क्यों कैटाइन नहीं होने चाहिए, उसकी वजह यह है कि हमारे पास नेगेटिव सॉल्ट सोल्यूशन बन रहा है। अगर उसमें कैटाइन जैसा कि सोडियम, मैग्नीशियम या एलुमिनियम हुए, तो उन्होंने क्या करना है कि इसके साथ रिएक्शन करके इसके पीपीटी बना देने हैं। तो इसी वजह से हमें जो वाटर लेना है वो कैटाइन से फ्री लेना है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस शुड बी कम्प्लीटली रिमूव्ड। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमने आर्सेनिक क्लोराइड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। उसके लिए 2 ग्राम हमने आर्सेनिक क्लोराइड ले लिया, और इसके अंदर हमने 200 ml वाटर डालना है, और ये 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन होगा आर्सेनिक क्लोराइड का। लेकिन पहले हम 200 ml वाटर डालेंगे, और वाटर डाल के इस सॉलिड के अंदर, तो इसको डिज़ोल्व करने के लिए हमने वाटर बाथ के ऊपर रख देना है। और बल्कि वाटर बाथ से बेस्ट है कि हम इसको डायरेक्ट हीट दें। तो जैसे हम इसको हीट देंगे डायरेक्ट, तो ये डिज़ोल्व होना शुरू होगा वाटर के अंदर। लेकिन जैसे ये पानी बॉयल होना शुरू हो, तो उसके बाद हमने इसको 15 मिनट तक बॉयल होने देना है। तो बॉयल होने के दौरान ये होगा कि इसके सबसे पहले पाउडर फॉर्म जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। लास्ट में फिर इसकी क्रिस्टल फॉर्म जो है वो बड़ी मुश्किल से डिज़ोल्व होती है। क्रिस्टल फॉर्म को डिज़ोल्व करने के लिए हीट ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हीट देते रहते हैं, लेकिन लास्ट में फिर भी कुछ क्रिस्टल्स इसके बच जाते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते। तो उसको फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। तो 15 मिनट के लिए हमने बॉयल होने के बाद 15 मिनट तक इसको हीट के ऊपर रखना है। उसके बाद हमने इसको उतार लेना है, और पहले ठंडा करना है इसको। तो ठंडा करने के बाद हमने फिर इसकी कर देनी है फ़िल्ट्रेशन। अब फ़िल्ट्रेशन के बाद हमने इसमें 50 ml डिस्टिल वाटर और ऐड कर देना है, और इस 50 ml को डालने के बाद फिर हमारे पास ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक क्लोराइड सॉल्यूशन। अभी हमारे पास 20% H2SO4 का सोल्यूशन और आर्सेनिक क्लोराइड का सोल्यूशन है जो अभी हमने प्रिपेयर किया है। तो हमने ये अपरेटस ले लेना है, और इसका पाइप जो है उसी आर्सेनिक क्लोराइड के सोल्यूशन में डिप कर देना है, ताकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो बने, तो इसमें सीधी जाके रिएक्शन करे। तो अभी हमने H2SO4 जैसे डालना है, तो ये H2SO4 ये नीचे जो ब्लैक कलर के पड़े हुए हैं आयरन सल्फाइड के पीसेस, इन पीसेस से जाके H2SO4 जाके रिएक्ट करेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी, जो कि इधर से ट्रैवल करती हुई इसके अंदर जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन का कलर जो है लास्ट में हमारे पास येलो हो जाएगा।
अब इसी येलो कलर की इंडिकेशन यही ज़ाहिर करेगी कि हमारे पास आर्सेनस सल्फ़ाइड का सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया है। इसी को हम आर्सेनस सल्फ़ाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे।